अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल से शुरू हो गया। इसी के साथ चाइनीज प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी टैरिफ 104% तक पहुंच गया। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उससे पहले फरवरी और मार्च में भी 10-10% टैरिफ लगाया था। 2 अप्रैल को जब चीन पर फिर से टैरिफ लगा तो वो गुस्सा हो गया। उसने अमेरिका पर 34% काउंटर टैरिफ लगा दिया। फिर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर पीछे नहीं हटे तो 50% टैरिफ और लगा दूंगा। इस पर चीन ने कहा कि हमें बुली होना पसंद नहीं है, हम पीछे नहीं हटने वाले, वी विल फाइट टिल द एंड। अमेरिका चीन के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स में से एक है। 2024 में उसने $440 बिलियन का सामान अमेरिका को बेचा था। 104% टैरिफ के बाद यूएस पर ट्रेड करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया। 9 अप्रैल को वो एक और करारा जवाब लेकर आया और ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप को लंबे समय तक परेशान रखने वाला है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर तेज क्यों हो गया, चीन ने अब क्या जवाब दिया और क्या वापसी की कोई उम्मीद बची है, आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये खबर गांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत में आज कहानी अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर की। पहले बैकग्राउंड आपको बता देते हैं, अगर आप नियमित दर्शक हैं राजदूत के तो आपको पता होगा, फिर भी आधुनिक चीन की स्थापना आप जानते हैं अक्टूबर 1949 में हुई माओ जेडोंग के नेतृत्व में। इस चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी के नाम से जाना गया। एक और चीन था रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी, उसे चांग काई शेक ने बसाया था और इसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। शुरुआती दौर में अमेरिका ने पीआरसी को मान्यता नहीं दी, वो आरओसी को पूरे चीन का आधिकारिक प्रतिनिधि मानता था। अब ये कहानी बदली 1970 में, जब अमेरिका ने पहले बैकडोर से और फिर पब्लिकली चीन के साथ बातचीत शुरू की और आखिरकार 1971 में ताइवान को निकालकर चीन को यूएन में जगह दिलवाई गई और 1978 में अमेरिका ने चीन को मान्यता भी दी। उसने वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार किया और इसके तहत कम्युनिस्ट चीन को पूरे चीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना जाता है। जब तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे तब तक दोनों मुल्कों के बीच में कारोबार भी नहीं था। वैसे भी चीन ने अपना मार्केट दुनिया के लिए तब खोला नहीं था, लेकिन माओ के जाने के बाद क्लोज डोर पॉलिसी बदली। फिर चीन ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर जोर दिया जब दंग जियाओपिंग आ गए। फिर 2001 का साल आया। चीन ने नेगोशिएशन के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, WTO। इसके तहत उसने बाहर से आने वाले सामान पर टैरिफ घटाने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा करने और अपने नियम कानूनों को पारदर्शी बनाने का वादा किया दुनिया से। WTO में शामिल होने के बाद चीन के लिए दूसरे देशों से व्यापार करना आसान हुआ। अब वो निश्चिंत होकर चीन में सामान बना सकते थे और दूसरे देशों में बेच सकते थे। इसी के साथ यूएस चाइना ट्रेड बढ़ने लगा। अमेरिकी कंज्यूमर्स को सस्ते प्रोडक्ट्स का विकल्प मिला और अमेरिकी कंपनियों को चाइनीज मार्केट का एक्सेस, और ये दोनों के लिए ही फायदे की बात थी, लेकिन इसमें कई पेच थे। चीन के पास पर्याप्त लेबर फोर्स थी जो कम पैसे में काम करने को तैयार थी। सरकार लोकल कंपनीज को जबरदस्त सब्सिडी देती थी, फैक्ट्रीज लगाने के लिए बहुत कम कीमत पर जमीन देती थी। फेल होने के बावजूद कंपनीज को उबारा जाता था, ना कि उनको बड़े उद्योगपतियों के हाथों बेचा जाता था। इसकी झलक आप चीन की कार और सोलर पैनल इंडस्ट्री में देख सकते हैं। आज के समय में चीन दोनों सेक्टर्स में लीडर है, अपने यहाँ नहीं दुनिया में। इसके अलावा उन्होंने डॉलर्स के मुकाबले अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाकर रखा आर्टिफिशियली, ताकि उनका सामान सस्ते में बिके और विदेशी सामान चीन के अंदर महंगा ही रहे, जिससे लोकल लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदें तो कम खरीदें, ज्यादा देसी सामान खरीदें। फिर 2010 के दशक में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके जरिए चीन ने पूरी दुनिया को समुद्री रास्ते से जोड़ने का प्लान बनाया। इसके तहत उसने 100 से ज्यादा देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, ट्रेन रूट्स और पोर्ट्स बनाने में पैसे लगाए। ये पैसे उसने डेट के तौर पर भी दिए, कई जगह कर्ज। कई देश इस कर्ज को चुकाने में नाकाम रहे और चीन के डेट ट्रैप में फंस गए। उन्हें अपने रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस देना पड़ा चीन को। इस विधि से चीन के कई मकसद पूरे हो रहे थे। उन्हें सस्ते दामों में रॉ मटेरियल मिलने लगा, ग्लोबल कनेक्टिविटी मजबूत हो गई, जिससे चीन का सामान आसानी से पूरी दुनिया में पहुंचने लगा और चीन को अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट्स भी मिल गए। इससे चीन का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा। 2024 में उसने $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया। ये लगभग भारत की जीडीपी के बराबर है। अमेरिका BRI का हिस्सा नहीं है और वो इसे शक की नजर से देखता है, फिर भी वो चीन से सामान खरीदना कम नहीं कर पा रहा है। 2001 में उसने $106 बिलियन का सामान खरीदा, 2024 में ये $440 बिलियन का हो गया। इसके अनुपात में चीन ने सिर्फ $144 बिलियन का सामान यूएस से इंपोर्ट किया, यानी वो ट्रेड सरप्लस में था। 1999 से अब तक का डेटा देखें तो चीन कभी भी अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट में नहीं रहा।
और यही ट्रेड वॉर के झगड़े का मूल कारण है। ट्रंप का मानना है कि चाइना की गलत ट्रेड पॉलिसीज के चलते अमेरिका के अंदर लाखों नौकरियां गईं। चूंकि चीन से आने वाला सामान सस्ता पड़ता है, अमेरिकी कंज्यूमर्स उसकी तरफ जाते हैं। सस्ता लेबर फोर्स मिलने की वजह से कई अमेरिकी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां चीन में लगाईं। इसके चलते अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि जब चीन प्रोडक्शन बढ़ा रहा था, तब अमेरिका और बाकी देश क्या सो रहे थे? उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज को फलने फूलने का मौका देने से कौन रोक रहा था? उनके पास भी तो संसाधन थे। वो अब कैसे कह सकते हैं कि हम पीछे रह गए? अगर आप तब अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ा पाए, तो अब डरा धमकाकर कैसे बढ़ा लोगे? खैर, ट्रंप का कहना है कि बाकी देशों के साथ भी यही हाल है और इसमें अमेरिका के दोस्त भी हैं, दुश्मन भी है। टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। इसीलिए वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाने की वकालत कर रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 25 से 34% का टैरिफ लगाया और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर कई चाइनीज कंपनीज को अमेरिका में काम करने से रोक दिया। टिकटॉक के सेल पे प्रेशर डाल रही वहां की सरकार। चीन ने भी इसका जवाब देने की कोशिश की। उसने भी यूएस प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ लगाए, लेकिन कुछ समय बाद समझौता हुआ। जनवरी 2020 में चीन ने वादा किया कि वो हर साल अमेरिका से मिनिमम $200 बिलियन का इंपोर्ट करेगा। इसे फेज 1 डील के नाम से हम जानते हैं। ये डील पूरी तरह लागू हो पाती तभी कोरोना महामारी आ गई। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। ऐसे में टारगेट अचीव करना मुश्किल था, लेकिन जब महामारी का प्रकोप कम हुआ, तब भी चीन इंपोर्ट करने से बचता रहा। फिर जनवरी 2021 में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने चीन पर लगे अधिकतर टैरिफ्स को बरकरार रखा। बाइडेन ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को भी कंट्रोल किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार, सेमीकंडक्टर, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाया। लेकिन वो एकमुश्त लड़ाई शुरू करने से बचते रहे, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। बाइडेन ने चीन से निपटने के लिए एक और चीज की थी। उनका जोर एशिया और यूरोप में अपने पार्टनर्स के साथ ट्रेड रिलेशन मजबूत करने पर रहा, ताकि चीन का मुकाबला एकजुट होकर किया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पॉलिसी को दरकिनार कर दिया। उन्होंने चीन और अपने पार्टनर्स को एक साथ एक ही पलड़े में रख दिया। दरअसल पूरी दुनिया में उन्हें दुश्मन ही दुश्मन नजर आते हैं। ये भी दुश्मन, वो भी दुश्मन, तू भी दुश्मन। इधर क्या देख रहा है? तो भी दुश्मन। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्रंप का कहना है। 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का ऐलान हुआ, वो इसी सनक का नतीजा था। ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर 10 से 50% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा की। चीन को उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर दिए। फरवरी, मार्च और अप्रैल में मिलाकर पूरे 54%। चीन ने फरवरी और मार्च में नाराजगी जताकर छोड़ा, लेकिन 2 अप्रैल के टैरिफ के बाद उसने कहा कि बाल बिलो की बहुत में बाचा। 4 अप्रैल को अमेरिका पर 34% का काउंटर टैरिफ चीन ने लगा दिया। बाकी लोग बोलते रहे, कुछ लोगों ने बोला भी नहीं, चीन ने लगा दिया। इस पर ट्रंप ने 50% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। बोले एक दिन का समय है, मान जाओ तो ठीक, नहीं तो 104% टैरिफ झेलो। चीन ने इस धमकी को अनसुना किया। उसने कहा कि हम झुकने तो नहीं वाले। जब चीन नहीं माना तो 9 अप्रैल से उसके प्रोडक्ट्स पर 104% टैरिफ लागू हुआ। ट्रंप सरकार ने और भी कई देशों और यूनियंस पर 20% से ज्यादा टैरिफ लगाया, लेकिन चीन के अलावा किसी और देश ने काउंटर करने की हिम्मत नहीं की। ज्यादातर देश ट्रंप के साथ समझौते की बात कर रहे हैं और इसी से ट्रंप का ईगो बूस्ट हो रहा है। 8 अप्रैल को एक प्रोग्राम में वो बोले कि बहुत सारे देश कॉल कर रहे हैं, वो डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। चीन भी हमारे साथ डील करना चाहता है, बस उन्हें ये नहीं पता कि शुरू कैसे करें। इस स्टेटमेंट में ट्रंप के लहजे पर आप गौर कीजिए। बदतमीजी, घमंड और आत्ममुक्ता का कॉम्बो दिखता है। जब ऐसे आदमी को पावर मिलती है जो इसे ठीक से पचा भी ना पाए, तो क्या हश्र होता है, आप देख लीजिए। They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some. अब चीन पर ट्रंप के बयान को आप सुन लीजिए। Right now, China's paying a 104% tariff. Think of it, 104%. Now, it sounds ridiculous, but they charged us for many items 100%, 125%. Many countries have. They've ripped us off left and right. But now it's our turn to do the ripping. बकौल ट्रंप, चीन कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 100 से 125% का टैरिफ लगाता है। हमने 104% टैरिफ जो लगाया वो कुछ गलत नहीं किया, ज्यादा भी नहीं है। यहाँ पर 3 चीजें ध्यान देने वाली है। पहली, ट्रंप अभी भी कैलकुलेशन में गड़बड़ी को स्वीकार नहीं कर रहे। वो बार बार रेसिप्रोकल टैरिफ्स का झुंझुना बचा रहे हैं। रेसिप्रोकल यानी जितना आप हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं, उसके रेशियो में हम आपके प्रोडक्ट पर लगाएंगे। लेकिन ट्रंप सरकार की लिस्टिंग में ये इक्वेशन दूर दूर तक दिख नहीं रहा। वियतनाम अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर औसतन 10% से भी कम टैरिफ चार्ज करता है, लेकिन उस पर 46% टैरिफ लगा। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फिर भी उस पर 25% लग गया। दूसरी बात, ट्रंप ये मानने को भी नहीं तैयार कि टैरिफ का पैसा अमेरिका की जनता को ही तो चुकाना पड़ेगा और इसकी वजह से अमेरिका में ही महंगाई आएगी। उन्होंने कहा कि महंगाई की बात झूठी है और इसलिए वो पीछे नहीं हटेंगे। क्रेजी। तीसरी बात,
हर एक देश कुछ ना कुछ इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाकर रखता है, खासकर ऐसे प्रोडक्ट्स पर जिनसे उसके लोकल बिजनेस को खतरा हो। जैसे हिंदुस्तान डेयरी और एग्रीकल्चर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा खासा टैरिफ लगाकर उनको प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारे किसानों की आजीविका सुरक्षित रहे। ये काम यूएस भी करता है अपने यहाँ। उनके यहाँ टबैको इंपोर्ट पे देखिए कितना टैरिफ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसी को आधार मानकर सारे प्रोडक्ट्स पर ऐसा टैरिफ लगा देना जैसा ट्रंप ने लगाया, बेतुकी चीज है। उदाहरण से समझिए, ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो एग्रो प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करे ताकि अमेरिका का अनाज भारत के मार्केट में आ सके, लेकिन ये भारत के स्थानीय किसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत सरकार कब तक दबाव झेल पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। देखना वैसे आपको भी पड़ेगा, हमें भी पड़ेगा। फिलहाल हम अमेरिका चीन ट्रेड वॉर को आगे बढ़ाते हैं। चीन ने ट्रंप को क्या जवाब दिया? उसने कहा कि हम बुलिंग में भरोसा नहीं करते और ना ही तुम्हारी धमकी से डरते भी हैं। 9 अप्रैल को चीन ने एक और बम फोड़ा। उसने सारे यूएस प्रोडक्ट्स पर 50% का एडिशनल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस तरह अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर चीन का टैरिफ बढ़कर 84% पहुंच गया। यह टैरिफ 10 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा और ये अमेरिका के लिए दोहरे झटके वाली बात है। एक तो उसके यहाँ सामान महंगा होगा, दूसरा अमेरिकी प्रोडक्ट्स की चीन में एंट्री मुश्किल हो जाएगी, यानी घाटा ही घाटा। कम से कम आम अमेरिकी लोग और अर्थशास्त्री तो यही मानते हैं, लेकिन शहंशाह जिल्लाही ट्रंप को इससे क्या ही मतलब, उन्हें तो बस टैरिफ लगाना है। उधर चीन ने पूरी दुनिया से एकजुट होकर ट्रंप का मुकाबला करने की अपील की, लेकिन कनाडा और यूरोपियन यूनियन के अलावा किसी और ने काउंटर करने का मन अभी नहीं बनाया है। चीन हॉलीवुड फिल्म्स और फेंटेनॉल पर भी अमेरिका का सहयोग रोकने पर विचार कर रहा है। वो अमेरिकी कंपनियों के ऑपरेशंस को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी ट्रेड वॉर में राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है। अब ये समझते हैं कि इस ट्रेड वॉर का इंपैक्ट क्या होगा। 2024 में दोनों देशों के बीच $585 बिलियन का कारोबार हुआ और ये पाकिस्तान की जीडीपी से 1.5 गुना ज्यादा है। इससे आप लेवल का अंदाजा लगाइए। खैर, 2024 में चीन ने $440 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया। इसमें पहले नंबर में स्मार्टफोन्स थे, इसके बाद लैपटॉप्स, बैटरीज, खिलौने और टेलीकॉम इक्विपमेंट। यूएस ने चीन में कितना एक्सपोर्ट किया? उसने लगभग $145 बिलियन का सामान चीन को बेचा। एक्सपोर्ट आइटम्स की लिस्ट में सोयाबीन पहले नंबर पे था, इसके बाद एयरक्राफ्ट और इंजन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दवा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। चूंकि चीन ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स यूएस में बेच रहा है, इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अमेरिकी कंपनियां चीन के अंदर बनाती हैं। उन्हें तुरंत रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में अमेरिकी कंज्यूमर्स को ज्यादा रकम चुकानी ही होगी और टैरिफ का पैसा इंपोर्ट करने वाली कंपनी को चुकाना होता है, हम आपको बता चुके। अगर एक औसत अमेरिकी नागरिक को चीन में बना कोई प्रोडक्ट पहले 100 का पड़ रहा था, 104% टैरिफ लगने के बाद सामान तो उसे 100 में मिलेगा, लेकिन यूएस में लाने के लिए 104 रुपए अलग से खर्च करने पड़ेंगे, सरकार के खजाने में देने पड़ेंगे। और वो इस पैसे की भरपाई अगर कंपनी खरीदती है तो कंज्यूमर से करेगी, वरना उसके लिए मार्केट में बने रहना आसान नहीं होगा। यह हुआ डायरेक्ट खतरा। ट्रेड वॉर यहीं रुक जाएगा, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। क्या सिर्फ अमेरिकन कंज्यूमर्स का नुकसान है? ऐसा नहीं है। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रोडक्शन और रिफाइनिंग का बादशाह है। इन मिनरल्स का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर और डिफेंस सेक्टर में होता है। चीन इनके यूएस एक्सपोर्ट पर फुल बैन भी लगा सकता है। अमेरिका की बात करें तो वो एडवांस एआई चिप्स का एक्सपोर्ट रोक सकता है। चीन एआई चिप्स बना रहा है, लेकिन अभी भी वो एडवांस चिप्स में पीछे, हालांकि उसने पुरानी चिप्स से ही कम कीमत में डीप सीक जैसा एआई मॉडल बनाकर दिखाया था, जिसने दिग्गज अमेरिकी कंपनीज की नींद उड़ा तो दी थी एक बार। अमेरिका के पास एक और विकल्प है, वो दूसरे देशों पर चीन से ट्रेड कम करने का दबाव बना सकता है। ट्रंप सरकार ने संकेत दिया है कि वो कंबोडिया, मेक्सिको और वियतनाम जैसे देशों से बात करेंगे कि अगर चीन से ट्रेड किया तो अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन होगी जब देशों को अपना अपना पाला चुनना पड़ेगा। उन्हें खेमों में बांट दिया जाएगा। उनके दोस्त हो तो हमारे दुश्मन, और हमारे दोस्त हो तो उन्हें दुश्मन मानना पड़ेगा। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। उनकी जीडीपी सबसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा व्यापार यही दोनों देश करते हैं। अगर इनकी लड़ाई नहीं रुकती तो ये मिलिट्री वॉर से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे बेरोजगारी, महंगाई और मंदी की आशंका बढ़ेगी और इसका असर लॉन्ग टर्म में पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। इन सब के बीच शेयर मार्केट्स में गिरावट का दौर जारी है। दुनिया भर के दिग्गज फाइनेंशियल फर्म्स मंदी की आशंका जता रहे हैं, मगर ट्रंप का ईगो उन सब पर भारी पड़ रहा है। उम्मीद करें कि ये दुनिया पर भारी न पड़ जाए। ट्रंप टैरिफ की कवरेज हम राजदूत में लगातार कर रहे हैं। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसी के साथ अभिषेक का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि।